मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा समाज के अच्छे और बुज़ुर्ग और हैसियत वाले शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात कराता रहता हूँ। हर इंसान जो दुनिया में आया है उसकी कोशिश यही होती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। तो अच्छा इंसान पैदा होते ही कोई भी नहीं होता, बस उसको जैसा वातावरण मिलता है पैदा होने के बाद, जैसी संगत मिलती है, जैसी मजलिस मिलती है, तो वो इंसान अच्छा हो जाता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत अच्छे इंसान समाज के जो हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराई जाए। और आज ऐसे ही एक नाहित अच्छे इंसान, नाहित कामयाब इंसान हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, जनाब रवि मगोत्रा साहब। ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने अपनी जो सर्विसेज जो हैं वो इंजाम दिए हैं। अब ज़्यादा बातें इनसे ही करते हैं। जनाब मगोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। शुक्रिया अवान साहब, मैं सबसे पहले आपका ही शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया और आप इतने खूबसूरत अल्फाज जो है मेरे बारे में आपने बोले। खैर ये सर, इससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल सर, हम हस्बे मामूल हमारी ये कोशिश रहती है कि पहले जो कामयाब इंसान हैं उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में अपने नाज़रीन को कुछ बताएं। तो यही आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, आपकी पैदाइश कहाँ की? मेरी पैदाइश यहाँ सिदरा के साथ जो लगता मोहल्ला है पंचतीर थी। अच्छा। मेरी पैदाइश वहाँ की है जी। और मेरी स्कूलिंग वगैरह भी वहीं हुई। एक जम्मू में एक स्कूल है जागृति निकेतन, इस वक्त पता नहीं वो है कि नहीं है। शुरू में मैं वहाँ पढ़ा। अच्छा। बाद में मैं DBN दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर करके एक स्कूल है यहाँ मुबारक मंडी में, बाद में उसकी ब्रांच वहाँ तिलोतलाब में भी चली गई। अच्छा। अपने वक्त में वो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था जी। तो मैंने अपनी 9th 10th वहाँ से की है। अच्छा। और बहुत हमारी जो बुनियाद मजबूत हुई वो उसी स्कूल की वजह से हुई। वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स थे, अंग्रेज़ी के भी, मैथ के भी, सोशल स्टडीज़ के भी। अच्छा। तो मैट्रिक में जब उन दिनों बहुत कम फर्स्ट डिवीजन आती थी जी, तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। तब तो सर सिर्फ पास होना जो है वो इलाके में एक खबर बन जाती, खबर बनती थी, फलां का बच्चा पास हो गया जी जी जी। और आपको हैरानी होगी कि उस वक्त जब रिजल्ट भी थे वो भी रेडियो पे सुने जाते थे, रेडियो पे बोले जाते थे, अनाउंस किए जाते थे जी, अनाउंस किए जाते थे। मुझे अभी तक भी, बाद में जब मैं खुद रेडियो में आया तो हम खुद भी दूर दराज के इलाकों के जो रिजल्ट हैं वो खुद बोला करते, ब्रॉडकास्ट करते जी जी, जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि उस वक्त साइंस के सब्जेक्ट्स लेने का बहुत चलन था, आज भी है, तो मैंने साइंस सब्जेक्ट्स के साथ ग्रेजुएशन की। हालांकि कोई इतना मुझे कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, क्योंकि ये समझा जाता था कि शायद साइंस सब्जेक्ट्स लेकर नौकरी जल्दी मिल जाती है। वैसे आपके वालिदैन का शौक था कि आप डॉक्टर बन जाएं? मेरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मैं कई बार ये बात करता हूँ कि उस वक्त अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी कैरियर को लेकर। अच्छा। आम एक बच्चा या जो भी कोई थोड़े अच्छे नंबर लेके पास हो जाता था, ग्रेजुएशन कर लेता था, तो उसे नौकरी मिल जाती थी, कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी। पुलिस में जा सकता था, LIC में, बैंक में, कहीं भी। एजुकेशन में हाँ, मैं साइंस स्टूडेंट, मैं जब ग्रेजुएशन मैंने की है तो मेरे उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। मुझे ऑफर हुई थी साइंस टीचर कि आप जाइए, बिना इंटरव्यू के जाइए और वहाँ आपको साइंस टीचर लगा देंगे, है ना, 2-3 जगह पे। तो मैं फर्दर पढ़ना चाहता था। इस दौरान मुझे इंग्लिश लिटरेचर के साथ थोड़ा मोहब्बत हो गई, तो फिर मैंने एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर किया। अच्छा। और वो करते करते ही मेरी बड़ी छोटी उम्र में मेरी नौकरी लग गई। अच्छा, नौकरी प्रसार भारती में ही लगी थी। रेडियो कश्मीर श्रीनगर पे पोस्ट निकली थी, इनको ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। अच्छा। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से पहले ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव होती है, तो उसकी पोस्टें निकली थी। तब रिक्रूटमेंट जो थी वो श्रीनगर स्टेशन पे हुई थी। अच्छा। तो उसमें 3 ज़ुबानों के, 4 ज़ुबानों के, 3 ज़ुबानों के, खासतौर पर डोगरी, कश्मीरी, उर्दू उनके एक्सपर्ट्स बैठे थे। और दिल्ली से। ये किस साल की बात है सर? ये सन 1975 की बात है। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल में ये 75 के ही दौरान गोजरी भी इंट्रोड्यूस हुई है रेडियो पे। जी 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 जी, ये चौथी ज़बान थी। हाँ जी, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो 1975 में इंटरव्यू तो दे दिया, तो अल्टीमेटली हमारी जो नौकरी लगी वो 76 में लगी थी। अच्छा। मार्च 1976 में, और वो भी मेरी नौकरी ऑल इंडिया रेडियो ले में लगी थी।
अच्छा जी, वहाँ पहुँचते। तो सर फिर किस किस स्टेशन पे खिदमत अंजाम देने का मौका मिला? जी, सर्विस तो 1 साल वहाँ नौकरी करने के बाद ले में नौकरी, मैं फिर जम्मू में आ गया। अच्छा। ऑल रेडियो कश्मीर जम्मू इसको कहा जाता था। तो ड्यूटी अफसर में यहाँ ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव को ड्यूटी अफसर भी कहते हैं, जो जी हाँ, जो ड्यूटी अफसर जो ड्यूटीज़ करते। तो यहाँ मैं फिर काफ़ी देर रहा। यहाँ रहने से हमारी ग्रूमिंग हुई, हमें भाषा का थोड़ा पता चला। साइंस स्टूडेंट को इतना ज़ुबान के साथ कोई इतना ताल्लुक़ नहीं होता जी, लेकिन रेडियो में इतने अच्छे प्रोग्राम होते थे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में, हिंदी के बारे में, इतिहास के बारे में। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ जो लोग काम करते थे, यश शर्मा होते थे डोगरी के धुरंधर पोइट, साहित्य अकादमी अवार्डी, ऐसे ही महमूद अहमद एक होते थे पंजाबी के नौसर, लोग उनको देखने आते थे। अच्छा। यश शर्मा करके ऐसे के.एन. कौल, मैकिश कश्मीरी, उर्दू के पोइट, वो ऐसे हर वक्त आगे पीछे हमारे मतलब हमें चलते फिरते नजर आते थे हमारे उसमें। आपकी गोजरी प्रोग्राम में तब जिया साहब यहाँ थे, जिया साहब, हाँ जिया, और फैज़ कसाना श्रीनगर थे। अच्छा। फिर बाद में इन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराई है और ये फैज़ यहाँ आ गए हैं और जिया साहब श्रीनगर चले गए थे। अच्छा। ये मुंशी खान और महमूद राना ये पहले के थे। अच्छा। वज़ीर था, वज़ीर बजरा, हाँ वज़ीर बजरी। तो वज़ीर साहब तो छोड़ गए, वो केएस में चले गए। तो उनकी जगह फिर शायद ये अनवर हुसैन आए थे, शायद अनवर हुसैन या हसन परवाज़, उनमें से कोई नहीं, हसन साहब, हाँ इनमें से कोई आए थे। तो तब नया नया गोजरी प्रोग्राम शुरू हुआ था। लोग भी बड़ी दिलचस्पी के साथ गोजरी प्रोग्राम को सुनते थे। शाम को 5 बजे होता था। थोड़ा सा जुबान मिलती जुलती है, गाने भी समझ आते थे। और तकरीबन तब कलाकार भी वही थे। कलाकार तो डोगरे ही थे जी। यहाँ मैंने देखा है कि लेडी या जेंट कलाकार जितने भी गोजरी जो जिन्होंने गाया है जी जी, वो डोगरे हाँ, डोगर कल्चर से ही हैं। और पंजाबी आसा सिंह मस्ताना ने, सुरेंद्र कौर ने, उन्होंने भी गोजरी गाई है। वो ऐसा होता था कि जब भी कोई विजिटिंग आर्टिस्ट बाहर से आते, यहाँ कंसर्ट वगैरह बहुत होते थे, तो कोशिश ये होती थी कि अच्छे आर्टिस्ट से कोई हमारी जुबान जैसे डोगरी है, गोजरी है, उसका कोई गाना गवा लिया जाए, ताकि एक अच्छे सिंगर से एक वो बने। हाँ जी जी, फिर वो अच्छे सिंगर से गाया हुआ गाना जो है वो समाज में उसकी कोई अहमियत बन जाती है, लोग सुनते हैं। जी। ये आपने ठीक कहा कि वो दौर था रेडियो का। उस वक्त रेडियो के सिवा हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट या न्यूज़ हासिल करने का और कोई जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था। तो जिस घर में रेडियो हुआ करता था, महल्ले के इकट्ठे होकर लोग खास प्रोग्राम, और मैं गोजरी प्रोग्राम की बात करूं कि ये गोजरी गीत और गोजरी प्रोग्राम सुनने के लिए कहीं महल्ले में अगर एक रेडियो होता था तो इकट्ठे हो जाते थे। हाँ, शौक से सुनते थे कि गोजरी। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक सरकार की शुरू में स्कीम भी थी, उसे कम्युनिटी लिसनिंग स्कीम कहते थे। हर पंचायत घर में एक रेडियो दिया जाता था सरकार की तरफ से, और उसको बैटरी भी मुहैया कराई जाती थी, ताकि पंचायत घर में शाम को लोग बैठ के तो रेडियो सुने, तो जागृति लाएं। जब हम स्कूल पढ़ते थे सर, आप तब रेडियो में काम कर रहे होंगे जी, तो तब स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ करता था बच्चों के लिए, दिन को स्कूल ब्रॉडकास्ट उसे कहते हैं जी। वो उसके लिए हमें इकट्ठा किया जाता था कि जी आज बच्चों का प्रोग्राम है, वो सुनिए। हाँ जी। तो मतलब इतनी अहमियत थी रेडियो की। तो ये टॉपिक जो है ये आपसे थोड़ा सा मैं वैसे भी सुनना चाहता था जी कि आज का जो दौर है सर, इस वक्त सोशल मीडिया बड़ा अरूज पे है जी। बच्चा पैदा होता है तो मुझे लगता है कोई 6-7 महीने के बाद उसकी नज़रें जो हैं जम जाती हैं फ़ोन के ऊपर जी बिल्कुल। और फिर बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कहते हैं जी अब जब फ़ोन देखने की बारी आती है तो जाके कहते हैं मम्मा मुझे भूख लगी है जी, ताकि मुझे इस बहाने से फ़ोन मिल जाए। तो इस दौर में सर रेडियो की अहमियत क्या है? रेडियो अपनी जगह कहीं स्टैंड कर रहा है या? देखिए ऐसा है कि चैलेंजेस हमेशा हर मीडिया को चैलेंज आए हैं जी। शुरू में क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम थे, रेडियो ही था लोग सुनने के लिए। मैं कान लगा के, लोग बेचारे एंटीना लगा के भी रेडियो सुनने की कोशिश करते थे। शॉर्ट वेव पे लोग रेडियो स्टेशन, रेडियो सिलोन सुनने की कोशिश करते थे कि किसी तरह से कुछ सुनाई दे। 7:40 पे ये श्रीनगर की रेडियो कश्मीर श्रीनगर की उर्दू खबरें आती थी, जो स्टेट लेवल की खबरें थी। तो दुनिया भर में रेडियो पे वही आ रही होती थी खबर। बाजार में निकलो तो हर जगह, हर दुकान पे वो लगा होता था।
हम, मुझे याद है हमारा 8 बजे एक फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करता था, तो पूरे जितने टी स्टॉल, उन दिनों टी स्टॉलों का बड़ा चलन था और वहाँ रेडियो हुआ करते थे। हर टी स्टॉल में वही रेडियो, वो फरमाइशी प्रोग्राम लगा होता था और इस बात पे शर्तें लगती थी कि अगला गाना कौन सा आना है। मैंने शर्तें लगाते हुए लोगों को सुना है, शर्त लगी अगला गाना ये आएगा। जी हाँ, हर आदमी अपनी पसंद के गाने की उम्मीद करता था। जी जी, नाम सुनने की। हमारे यहाँ गार्ड होती थी, हम तो वो लिस्ट ले आते थे, सर हमारा नाम बोल दीजिए, भैया आप क्यों गाना सुनना? नहीं सर, इसी बहाने नाम आ जाएगा। हाँ, नाम आ जाएगा और हमारे घर वालों को पता चल जाएगा कि ठीक ठाक, क्योंकि बाहर से आए होते थे। ऐसा भी था, ये रेडियो का रोल था उसमें। जी, करगिल वार के दौरान हमने बहुत काम किया, बहुत ऐसे लोगों, ऐसे इनको सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को, उनके पास रेडियो के अलावा तो कुछ नहीं था वहाँ पहाड़ों की चोटियों पे, तो तब भी मैसेजेस वगैरह उनको दिए जाते थे, उनको पता चलता। तो रेडियो की अहमियत बहुत रही है। मैं कई बार मैं कहता हूँ, एक बार कर्फ्यू लगा तो डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज हमारे ड्यूटी रूम में ही आकर बैठ गया कि जैसे ही कर्फ्यू खुलेगा उसी वक्त मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा, भाई राशन की दुकानें खोल लो, लोगों को राशन मुहैया करवाना है। जी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले हमारे कांस्टेंट टच में रहते थे, कोई भी इन्होंने सूचना देनी हो, क्योंकि मास मीडिया का एक ही साधन था, वो था रेडियो। ठीक, रेडियो को के चैलेंज आया टेलीविजन। टेलीविजन आया, शुरू में टेलीविजन लोगों के पास नहीं थे, लेकिन 82 में जब 40 सेंटर बने, कलर टेलीविजन आया, तो लोगों को उस तरफ ज़्यादा हुआ। तो ये हमेशा से होता आया है कि एक जो मीडिया है वो दूसरे, अब आज की डेट में आपने सोशल मीडिया की बात की, आप देखिए अखबारें कितनी पॉपुलर हुआ करती थी। हर बंदा, हर लोग अखबार पढ़ते थे। आज आपको अखबार पढ़ते हुए लोग कम, कोई नजर नहीं आएगा। छपती बहुत है। उसी फोन में वो सारे अखबार सुबह आ जाते हैं, वहीं देख लेते हैं। और इसके अलावा न्यूज़, बहुत सारी सोशल मीडिया के चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जी जी, जिनसे न्यूज़ बंदा ले लेता है। हाँ हाँ। तो अब उसमें सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उसमें सिर्फ ऑथेंटिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब कुछ भी सुन लेते हैं और वो फैल जाती है बात, तो वो बात बनती है। दूसरे दिन वो कहते हैं नहीं जी ये बात नहीं थी, वो ये इस तरह थी। जी, तो एक तो वो होता है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सोशल मीडिया की प्रॉब्लम ये हो गई है, या तो कोई ऑथराइजेशन हो, या तो जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ वाले जो काम कर रहे हैं उनका कोई पहले उनकी स्क्रीनिंग हो, उनको बोलने का अंदाज हो, भाई कैसे बोलना है, कैसे इंटरव्यू करना है, क्या चीज़ पेश करनी है, क्या नहीं करनी है। तो हर कोई माइक उठा के तो चल पड़ता है, अपनी मर्जी है, कोई प्रोफेशनल उस तरह की बात है नहीं, तो वो बनती नहीं है। वो हमें तो एटलीस्ट जो हम प्रोफेशनल लोग हैं हमें वो अच्छी नहीं लगती। मैं कई बार कहता हूँ यार खामखा चिल्ला रहे हो, आराम से भी बोल सकते हो, है ना, धीरे भी बोल सकते हो। वही बात जो आपने बतानी है प्यार से बोल दी जाता है। BBC देखियो कितने आराम से बोलते हैं, हमारे ऑल इंडिया रेडियो के लोग सुनते हैं। हाँ सुनते हैं लोग, कितनी अच्छी तरह से बोलते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। सोशल मीडिया ठीक है अपनी जगह है, लेकिन रेडियो जो कल्चर जो है वो आपको, जो संस्कृति है वो रेडियो से मिलेगी, आपको तलफ़्फ़ुज़ जो है वो रेडियो से मिलेगा, आपको पक्की सूचना जो है वो रेडियो से मिलेगी। और आपको अपनी, मैं पुंछ में था तो जब बस आती थी उन दिनों वहाँ से मुजफ्फराबाद से, तो हमें हाथ से लिखी हुई वो आती थी छोटी छोटी पुर्जियाँ, आपको मालूम होगा शायद, आप मेरे साथ पुंछ में थे, तो फरमाइश के लिए कौन से गाने, पहाड़ी गाने के, क्योंकि वहाँ उनको कोई सोर्स नहीं था। तो अपनी मदर टंग के साथ बहुत लगाव होता है ना, हर कोई सुनना चाहता है रेडियो पे अपने पुराने गाने जो माँ से सुने हैं या पिता से सुने हैं। तो वो चीज़ आपको सोशल मीडिया नहीं देता है। सोशल मीडिया पे मैं कई बार कमेंट भी करता हूँ, इतनी मीडियोक्रिटी है, मतलब किसी भी गाने वाले को वो कह देते हैं वाह वाह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। असली चीज़ क्या है, असली गाने वाले कौन है पता ही नहीं। ये 2014 में एक सैलाबी सूरत हाल बनी थी जी जनाब, तब जमुई थे। हाँ मैं बिल्कुल था जी। तो उस वक्त रेडियो का रोल जो है वो हमने देखा सर, आपने तो रेडियो चलाया है, पूरे आपके कंट्रोल में था जी। तो उस वक्त ये सोशल मीडिया दूसरा तीसरा सब ठप हो गया था एकदम जी। तो सिर्फ रेडियो ही रह गया था जिससे ये पता चलता था। और मुझे याद है हमारा गोजरी का एक प्रोग्राम चला करता था, हेलो थारी पसंद जी। तो उसमें रियासी से, गोल गुलाबगढ़ से, डोडा से, पुंछ से लोग फ़ोन करते थे और ये बताते थे कि जनाब फलां घर जो है वो उसमें इतना नुकसान हुआ है, फलां बच गया है, फलां ठीक है। तो रेडियो से ही दूसरे आदमी को ये इतला मिलती थी कि फलां इलाके में क्या हाल है। बाकी सारे साधन जो हैं यहाँ उन दिनों यहाँ चिनाब दरिया के किनारे कोई गांव थे,
तो वहाँ बाढ़ आ रही थी, तो उनको वो कहते थे सर हमारी बैटरी भी ये खत्म होने वाली है, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें बिल्कुल खतरा है, हम बहने वाले हैं, प्लीज कुछ करिए, कुछ हमारी मदद करिए। जी, तो हमें था कांटेक्ट कुछ लोगों के साथ, तो ऐसा था क्योंकि उनको भी पता था कि रेडियो, जैसे श्रीनगर में जब सैलाब आया तो पूरी वैली जो डूब गई थी, तो आज आके शंकराचार्य पे इन्होंने एक रेडियो स्टेशन किया था, तब रेडियो ही काम आया था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया कोई कुछ नहीं, लाइट ही नहीं थी, चार्ज ही नहीं, आपके फोन होंगे तो कहाँ। रिसेंटली जो बारिशें हुई हैं उसमें भी 2-2, 3-3 जो बिजली बंद रही है 2-2, 3 दिन, आपके इन्वर्टर भी बैठ गए, तो फिर सोशल मीडिया तो कहीं। सर आपको किस शख्स ने मुतासर किया है ज़बान के मामले में? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी कि रेडियो पे जो इंसान आता है बाहर से रॉ मटेरियल की तरह होता है, उसकी ज़बान के मामले में उसको यहाँ आके ट्रेंड किया जाता है, तो आपको कौन सी शख्सियत है जिसने आपको इम्प्रेस किया ज़बान के मामले में? ऐसे है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो यश शर्मा, जिनका मैं नाम लेता हूँ बार बार, वो उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार थे। बेसिकली वो उर्दू की खबरें भी पढ़ते रहे थे रेडियो में, डोगरी के तो थे ही, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत उनको प्यार था। वो जब हम शाम की ड्यूटी 6-7 घंटे करते थे, तो जब भी वो आते थे तो उनके हाथ में कोई मैगजीन, कोई रिसाला, कोई कुछ, कभी हिंदी का कभी उर्दू का, और वो उनके पास होता था। अच्छा, तो उन्होंने कहा ना ये तू पढ़ा है? मैंने कहा नहीं ये पढ़ा है। अच्छा, वो देखो ऐसे है, अच्छा गालिब देखो क्या लिखता है, देखो क्या लिख गया है, मीर की भी। तो ऐसे मैं उर्दू थोड़ा बहुत पढ़ा था बचपन में, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे पढ़ाया था। तो ये जो बारीकियां थोड़ी उसकी, अंग्रेजी में मैंने पढ़ा लिटरेचर बहुत, लेकिन वो जो चीज़ है या तो अपनी मादरी जुबान में समझ आती है या कोई अच्छा समझाने वाला हो। तो कुछ बहुत सारी बातें जो गज़लों के साथ मेरी जो वाबस्तगी हुई या उसके साथ हुई, वो एक उनकी देन है। दूसरा, मैंने कहा कि हमारे यहाँ रेडियो पे बहुत अच्छे खबरें बोलने, देवी नंदन पांडे हुआ और अंग्रेज़ी के वो थे। फिर शौक की बात होती है जी। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता था, जिस प्रोग्राम का जिक्र आपने कहा, स्कूल ब्रॉडकास्ट, उसमें हम होता एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का एक प्रोग्राम होता था, अंग्रेजी सही उर्दू कैसे बोलने। ये ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ थे, ऐसे और बहुत सारे उर्दू के टीचर थे, बाहर से आए हुए थे, वो यहाँ हमारे प्रोग्राम्स में आते थे, उर्दू को कैसे अच्छी तरह से बोलना है। एक प्रोफेसर थे उर्दू के, उनका नाम मैं भूल गया, वो उनके सामने अगर हम गलत कुछ बोल देते थे तो वो ये इनके साथ ही थे प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद भी तब उर्दू डिपार्टमेंट में होते थे, और वो भी थे, अब मुझे उनका नाम भूल रहा है। बहुत उनका खुद का तलफ़ुज़ इतना अच्छा था, और कोई अगर गलत कुछ बोले तो एकदम गुस्से हो जाते थे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। शायद आपको याद होगा सर, पुंछ में एक मोहतरमा हुआ करती थी, रुखसाना जुबीन जी। रुखसाना जुबीन प्रोग्राम अफसर थी शायद पैक्स जी। तो उनके सामने हमारा यही हाल होता था, क्योंकि हमारी आदत थी, हम खुले बोलते थे, तलफ़ुज़ का ख्याल नहीं रखना, ऐसे बैठना, तो वो एकदम पकड़ लेती थी कि ये आपने क्या बोला है। जी। तो हमारी जो ज़बान का जो कोथरापन दूर किया है, वो रुखसाना जबीन साहिबा ने किया है। मैंने सुना था। शायद आप उनके बाद वहाँ तशरीफ लेके हैं एज प्रोग्राम अफसर, तो वो पहले थी। तो उनकी ये चीज़ थी कि पुंछ में लोगों के तलफ़ुज़ और लोगों की ज़बान का जो सुधार है वो उन्होंने किया था जी, शुरुआत उन्होंने की थी। मैंने पुंछ में यहाँ एक वानी सर्टिफिकेट हुआ करता था, उसका जो 10-12 लोगों का एक ग्रुप बनता था, उसका होता था। पुंछ में मैंने पहली बार शायद 25-30 लोगों का डायरेक्टर ने मुझे स्पेशल सैंक्शन दी थी, क्योंकि ये सारे बिना वानी सर्टिफिकेट के वहाँ कर रहे थे, गोत्री वाले भी, पहाड़ी सब अनाउंसर वाले में। तो मैंने एक ही गो में ये सबको करवा दिया था। जम्मू से मैंने बुलाए थे, है ना, आपने बुलाए थे ये शिविंदर जी। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही मैंने भद्रवाह में भी किया। भद्रवाह में आप यकीन करोगे, मुझे 1.5 दिन लगा उनको गिनती सिखाने में। बच्चों को आजकल 1 2 3 आता है, 1 2 3 89 89, इनका फर्क नहीं आता। तो 1.5 दिन मुझे लगा उनको सिखाने में। तो ये है, ऐसे है, कोई मतलब सिखाने वाला, एक तो ये है कि तवज्जो नहीं दी जाती प्रोनाउंसिएशन की। जी, है ना। सर, रेडियो की जो आपने एक बात बताई, मैं कहता हूँ 200% अगर कहा जाए तब भी वो सच है कि रेडियो पे जो बात एक बार ब्रॉडकास्ट हुई है, उसको आप 10 बार कंफर्म करें वो सच होगी, सच है ना। जी। उसमें ये डाउट नहीं होगा
कि आज हमने कुछ अनाउंस कर दिया, कल कहेंगे नहीं जनाब वो उसमें ये था, जो हमारा नुमाइंदा थोड़ा गलत सुना गया था, ये तो कभी नहीं होगा। उसकी गुंजाइश नहीं, उसकी गुंजाइश रेडियो में नहीं होती है। इतनी ज़्यादा उसकी वो छानबीन पहले ही होती है कि वो खबर बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो वो इसलिए तो इस हवाले से आप अपने लिसनर्स को, चलो आप रेडियो से सबगोश तो ज़रूर हुए हैं जी, लेकिन वो रेडियो अभी तक आपके दिमाग में जितना जमा हुआ है, जितना बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा हम अपने नाजरीन को देना चाहेंगे कि रेडियो के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि रेडियो पे भरोसा करना चाहिए या किस कदर करना चाहिए। ऐसा है कि रेडियो के आपको पता 3 हैं, एक एजुकेशन है ना, एक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, 3 उसकी चीज़ें हैं। ठीक, 3 ना, एंटरटेनमेंट भी आपको रेडियो से मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। रेडियो का एक अपना निज़ाम है, एक अपना तरीका है, एक अपनी हदूद है जी। एक तो उन्हीं हदूद में रहकर उनको काम करना पड़ता है। आप जानते हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप बोलोगे वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, चलिए लिखा हुआ जो है, आपने पूरे पेज के पेज नहीं, लेकिन पॉइंट्स आपने क्या बोलने हैं वो पहले लिखे हुए होने चाहिए, ताकि आप अपने इधर उधर ना भटक सको। दूसरा यह, बाहर बैठा एक बंदा सुन भी रहा है आपको कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, आपको मॉनिटरिंग हो रही है कि आपने कैसे बोला, क्या नहीं बोला। तो एक तो वो चेक है ना। न्यूज़ में जो है, न्यूज़ में तब तक कुछ नहीं एयर पे जाता जब तक उसका आपको सोर्स पता नहीं हो जी, है ना। और न्यूज़ की गैदरिंग के बहुत सारे सोर्स हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, कई प्रकार के हैं, तो वहाँ से ली जाती है, कुछ दिल्ली से कोई सोर्स हैं। तो ऑथेंटिसिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ध्यान रखा जाता है। तो रेडियो पे विश्वास तो करना ही है। जी। तो जनाब, आपसे मुलाकात तो मुझे लगता है हमारे नाजरीन के लिए और हम सब के लिए बहुत मुफीद होगी। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। अवान साहब, दरअसल बात ये है कि हमारा ये इतना लंबा सफ़र मेरा रेडियो में रहा है। मैं लेह में रहा हूँ, पुंछ में रहा हूँ, कठुआ में रहा हूँ, जम्मू में मैं प्रोग्राम हेड भी रहा हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, संगीत का इंचार्ज भी रहा हूँ और बहुत सारे। तो बात जब होती है तो दिल करता है कि बोलते जाएं। तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, कुछ और बातें करेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हम बताते हैं कि जो बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को आजकल मालूम नहीं है और वो बड़ी मुफीद होती हैं। जी। तो हमारी यही कोशिश है सर, मैं तो अपने चैनल के ज़रिए से यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी शख्सियत से मिलाया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये अच्छी बातें बहुत से लोगों के पास पहुँचें और आइंदा भी हमारी वीडियोज़ आप तक आती रहें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया अबान साहब।